सभी लोगों का रीयूनियन आईएएस में स्वागत है। आप लोग सभी लोग पेपर कर लिए होंगे और इसमें जो है एक टेस्ट नंबर 17 है और मैं बताया था कि जो भी क्लास चलेगा उसका टेस्ट जो है टेलीग्राम पर जाएगा, इसका मटेरियल भी टेलीग्राम पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला प्रश्न था कि कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता है? भाई रूल ऑफ लॉ तो सब पर लागू होगा ना, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब पर लागू होगा। राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार दिया गया है वह जो है रूल ऑफ लॉ में दो चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये रूल ऑफ लॉ भारत पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर लागू होता है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। जब स्टेटमेंट गलत है तो सीधी सी बात है, क्या आंसर होगा? डी। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत विशेष सुविधा प्राप्त है। विशेष सुविधा प्राप्त है तो मैं बताया था अनुच्छेद 361 के तहत विशेष सुविधा है, सही बात है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 361। तो यह है, इसका आंसर डी होगा। दूसरा प्रश्न चलिए, भारत के महान्यायवादी के विषय में विचार करें। तो यहां पर जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, सही बात है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। सदस्य नहीं होता है, बाहरी व्यक्ति होता है ना। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, महाभियोग नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है, ये भी गलत। तो क्या आंसर होगा? 1 और 2। आगे चलिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन के सदस्य होंगे मतलब राज्यसभा के सदस्य होंगे। उच्च सदन का मतलब क्या? राज्यसभा। तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, सही बात है भाई। अविश्वास प्रस्ताव जैसे अभी आ रहा है, देख रहे होंगे पेपर में, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है 198(1) के तहत लाया जाता है। अब इसमें जो है 50 सदस्यों का हस्ताक्षर द्वारा लाया जाता है और यदि स्पीकर स्वीकार कर लेता है तो चर्चा और मतदान होता है, जैसा कि आप लोग आजकल पेपर में पढ़ रहे हैं। यदि मान लीजिए साधारण बहुमत से पारित होता है, जितने सदस्य उपस्थित हैं उसमें से आधे से ज्यादा सदस्य यदि पक्ष में मतदान कर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सरकार खत्म। तो आप देखते हैं कि यही तो होगा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। भाई देखिए और पढ़ देता हूं, निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते, ऐसा थोड़ी ना है। उन्हें प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का नहीं, लोकसभा राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य बन जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला चलिए, अब देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, एकदम सही बात है। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी, सही बात है। एकमात्र राष्ट्रपति जो चौथा चुनाव हुआ था, बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति बने थे। तो इसमें जो है वो सेकेंड राउंड का जो है वो काउंटिंग किया गया था, एकदम सही, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही होगा। अब चलिए आगे, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? तो सभापति का कार्य करता है तो कौन? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य थोड़े ना है। अरे भाई देखिए, लोकसभा का जो सदस्य होगा वही स्पीकर बनेगा, विधानसभा का जो सदस्य होगा वो विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा, विधान परिषद का जो सदस्य होगा विधान परिषद का सभापति बनेगा। इसी को तो टिक लगाना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति। आगे चलिए, राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति एडवोकेट जनरल हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल इन स्टेट। तो स्टेट में एडवोकेट जनरल को गवर्नर करेगा ना, राज्यपाल करेगा। महान्यायवादी देख के टिक लगा दिए होंगे राष्ट्रपति कुछ लोग। आगे चलिए, इसमें जो है निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो एकदम सही बात है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, अभी बोला हूं मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटाया जा सकता है। महान्यायवादी वही योग्यता होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, सही बात है। उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत। तो क्या आंसर होगा? 1 और 3। फिर चलिए आगे, निम्न कथनों पर विचार करें। तो आप देखते हैं महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सही बात है। महान्यायवादी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे, सौंपे, सही बात है भाई। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है तो राष्ट्रपति जो भी कार्य सौंपेगा उसको करेगा। महान्यायवादी ऐसे सभी मुकदमों में सरकार की ओर से वकालत करता है जिसका संबंध भारत सरकार से हो, सही बात है। महान्यायवादी की नियुक्ति संसद द्वारा थोड़ा, राष्ट्रपति द्वारा ना। असत्य कथन का चयन करना है तो असत्य कथन में क्या होगा? 4। कुछ लोग सत्य भी लगाए होंगे।
आगे चलिए, इसमें जो है अब क्वेश्चन नंबर 9 चलिए, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है, ये बताइए। स्पीकर द्वारा की जाती है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति, तो सही बात है। महासचिव सदन के प्रमुख सलाहकार के रूप में होता है, सही है, दोनों सही होगा। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, ये बताइए। इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, अरे कोलेजियम की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी ना, तो होगा ही नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की सही बात है, राज्यों के राज्यपाल की सही बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये भी नहीं होगा, कोलेजियम की सलाह पर होता है, तो 2 और 3 लगाइए, डी होगा आंसर। अब चलिए 11, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायाधीश का प्रावधान है, सही बात है। महान्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अरे भाई राष्ट्रपति द्वारा ना, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होगा ना, महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में, सही बात है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर, गलत। इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 होगा। आगे चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, ये बताइए। बात तो सही है ना, भाई एक ही तो काम करेगा। फिर देखिए दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है, केवल उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो। बात सही है। ये बताइए कि अध्यादेश जारी करेगा, लोकसभा राज्यसभा है, राष्ट्रपति उस दिन समझाए थे, लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, राष्ट्रपति है, तो अध्यादेश जारी नहीं होगा। तो बाकी शेष जो परिस्थिति है, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, दोनों नहीं चल रहा है, तो इन तीनों परिस्थिति में अध्यादेश जारी होगा ना, सही तो लिख रहा है, सही है। 1 और 2 दोनों होगा, इसी प्रकार समझिए। जैसे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, महासचिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ये बताइए। संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग महासचिव की व्यवस्था, सही बात है। यह सदन का निर्वाचित स्थायी अधिकारी होता है, निर्वाचित थोड़ी ना होता है, तो बाहर का व्यक्ति होता है ना। सदन का प्रमुख सलाहकार और संसद की विरासत का रक्षक है, सही बात है। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा। चलिए अब आप लोग पेपर कर लिए होंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन अभी और बचा है ना। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर निम्नलिखित में से किसकी कालावधि सबसे लंबी है भाई? थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैं इसे बनाकर मोरारजी देसाई साहब, इन लोगों में चरण सिंह से, वीपी सिंह से, लाल बहादुर शास्त्री साहब से सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री रहे। और एक प्रश्न और भी है इसमें कि किस अनुच्छेद में वो बंद करता है कि बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वो प्रयोग करेगा, तो क्या होगा? 100 में होगा ना, देख लीजिएगा अनुच्छेद, उसे 100 ही होना चाहिए। अब चलिए इसमें हम लोग जो है शुरू करते हैं। संसद तो देखिए संसद में हम लोग को, संसद में कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। पहले सामान्य पहलू पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद जो है बाकी उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लोकसभा है, तो देखिए लोकसभा में जो है जो अधिकतम संख्या है, लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है मैक्सिमम, वो कितनी है इस समय? जो है भाई 552 था, तो 552 था तो 2 उसमें से घट गया ना एंग्लो इंडियन का। 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन होता था उसको घटा दिया गया, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 550। और वर्तमान जो संख्या है वो हो गया 543। तो जो 550 संख्या है, इस 550 संख्या में जो है राज्य से कितने हैं? तो राज्य से जो है 530 आएंगे, और यूटी से कितने आएंगे? तो यूटी से 20 आएंगे। अब जैसे समझिए अधिकतम। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोगों के यहां वर्तमान में जो है, अब जानते हैं कि वर्तमान की जो संख्या है उसमें जो है 500, ये जो वर्तमान संख्या है उसमें 524 सदस्य जो है राज्य से आते हैं। अब फिर आप देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा अलग से ही लिख देता हूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी।
तो देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से जो है 5 आएंगे, तो राज्य से जो 530 संख्या है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि 524 जो अन्य राज्यों से हैं और 5 जो है जम्मू कश्मीर से, और एक सीट जो है लद्दाख की है, एक सीट ऐसे लिख देता हूं ठीक रहेगा, लद्दाख की जो एक सीट है। और फिर आप देखते हैं कि दिल्ली से जो है, दिल्ली से कितनी सीट है, दिल्ली से 7 सीट है, और इसके बाद जो है शेष यूटी से, जो शेष यूटी है उससे 6 सीट है, ये ध्यान रखना है। और फिर जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में अधिकतम जो मैक्सिमम संख्या है वो 250 है, और 250 में जो है 238 जो है राज्य से आएंगे, राज्य और यूटी से, और इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उसमें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये 12 सदस्य जो है ये मनोनीत होते हैं। और फिर आप देखते हैं कि वर्तमान जो संख्या है, जो वर्तमान संख्या है राज्यसभा में, ये वर्तमान संख्या कितनी है, 245। इसका भी बाइफर्केशन कर लेते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग क्या राज्य से जो है, राज्य से कह सकते हैं कि शेष जो राज्य है उससे 225 है, और जम्मू कश्मीर के लिए कितना सीट है, तो 4 है। और फिर आप देखते हैं कि राज्यसभा में जो है 4 सीट जम्मू कश्मीर के लिए है, और दिल्ली से कितनी है, दिल्ली से 3 है, पांडिचेरी के लिए 1 है, पांडिचेरी के लिए 1 है। तो बाइफर्केट करके याद करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि वर्तमान में जो है आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी है, दिल्ली भी है, पांडिचेरी है। तो यहां पर जहां पर विधानसभा रहेगा वहीं से तो राज्यसभा के सदस्य आएंगे, इसलिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, यहीं से जो है राज्यसभा में प्रतिनिधि आते हैं। शेष जगह से देखिए यहां पर लिखा भी हूं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, यहीं से ही सदस्य आते हैं, बाकी जगह से सदस्य नहीं आते हैं, बाकी जगह से सदस्य नहीं आते हैं राज्यसभा में। और संसद चाहे तो कानून बनाकर अन्य यूटी का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कभी प्रश्न पूछे कि कानून बनाकर कैसे होगा, तो संसद कानून बनाकर जो है अन्य यूटी का, यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व इसमें कर सकती है। भाई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पांडिचेरी है, तो यहीं से तो सदस्य आएंगे, बाकी जगह से तो सदस्य आते नहीं है। जब बाकी जगह से सदस्य नहीं आते हैं तो हो सकता है। अब जैसे समझिए, अब पहले लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बोलता हूं। यहां पर ध्यान रखिए कि लोकसभा को हम लोग जो है निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को हम लोग जो है जनप्रिय सदन कहते हैं, लोकसभा को हम लोग जो है जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को हम लोग जो है प्रथम सदन कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं। और राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। फिर जो है राज्यों की सभा, राज्यसभा को बोलते हैं द्वितीय सदन। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि मूल संविधान में जो है, जो लोकसभा है, मूल संविधान में, पहले लोकसभा के बारे में थोड़ा बोलता हूं। देखिए लोकसभा में हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। एक तो सामान्य पहलू पढ़ना है, फिर इसका जो है एक परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ना है, आगे मैं और भी पढ़ाऊंगा उसको, और लोकसभा का चुनाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखिए मूल संविधान में हमारे यहाँ जो है 500 संख्या निश्चित की गई थी। अब देखे होंगे कि 7वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 7th अमेंडमेंट, 31 अमेंडमेंट द्वारा जो है इसमें परिवर्तन किया गया। और इस तरह से देखा जाए तो उसके बाद 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। यहां पर आप 4 अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा, 330, 331, 332, 333। तो 330 में क्या है, 330 में लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है, आरक्षण है। और 331 में लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात है। 332 में जो है विधानसभा में SC/ST का आरक्षण, और 333 में जो है विधानसभा में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ये दोनों प्रावधान समाप्त हो गया। ये दोनों प्रावधान किस संशोधन द्वारा समाप्त हुआ, 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं कि वर्तमान में मैक्सिमम संख्या भी मैं बताया कि 552 है। और यहां पर जो सीटों की संख्या है,
जो 550 जो मैक्सिमम सीट की संख्या है, इसको जो है 84वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको 2026 तक 84वां संशोधन द्वारा जो है 2026 तक इसको स्थिर कर दिया गया है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा क्यों किया गया? तो जनसंख्या स्थिरीकरण के कारण किया गया। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कि भाई केरल मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है, तो किसी राज्य ने यदि प्रयास किया है तो उसको नुकसान न होने पाए। और फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मूल संविधान में 7,50,000 जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि चुनने की बात की गई थी, लेकिन दूसरा संविधान संशोधन करके इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 1952 में ही। और देखते हैं कि हमारे यहाँ पहला और दूसरा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तीसरे आम चुनाव से हमारे यहाँ जो है वो एक प्रतिनिधि की व्यवस्था हुई। एक होता है ना सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। तो जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव, वो हमारे यहाँ जो है वह तीसरे आम चुनाव से लागू होता है। उसके पहले लोकसभा से एक ही क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते थे। जितनी छोटी बातें हैं, जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा हमारे यहाँ जो है लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। और जो लोकसभा हमारे यहाँ है वो पहली बैठक से 5 वर्ष तक चलती है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल मूल संविधान में 5 वर्ष किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 6 वर्ष कर दिया गया, पुनः 44वें संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। इस तरह से देखते हैं कि वर्तमान में 5 वर्ष है और अभी तक हमारे यहाँ जो है 17 लोकसभा का चुनाव हो चुका है। और 2024 में जो चुनाव होगा वो 18वें लोकसभा का चुनाव होगा। एक चीज ध्यान रखिए, आपातकाल में लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। दोनों का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रावधान का प्रयोग हमारे यहाँ अभी तक केवल एक बार किया गया है, जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। आपको ध्यान होगा कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक चला था। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर, जैसे मान लीजिए योग्यता है, अब योग्यता के बारे में भी ध्यान रखना है कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना, 25 वर्ष। और संसद द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं, अभी आगे पढ़ाता हूं, अनुच्छेद 102 के तहत और जनप्रतिनिधि कानून के तहत जो विधि बनाई गई है। और फिर साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा में जो है जो चुनाव खर्च सीमा है, एक व्यक्ति जो है 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन पार्टी व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताया था कि लोकसभा के चुनाव में जो है जो जनरल कैंडिडेट है, जो ओबीसी का कैंडिडेट है, उसकी जमानत राशि कितना है, 25,000 रुपए। और SC ST के लिए जमानत राशि कितना है, बोलिए, 12,500 रुपए। अब विधानसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए हमारे यहाँ जो है अभी 10,000 रुपए है जनरल और ओबीसी के लिए। और यहाँ पर जो है SC ST के लिए कितना है, बोलिए, 5,000। अब फिर आप देखते हैं, मैं उस दिन बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितना है, तो 25,000 रुपए है। और जब वैध मत का, जो वैध मत है, उस वैध मत का 6वां भाग आप प्राप्त नहीं करेंगे तो जो जमानत राशि आपका है वो जब्त हो जाएगा। ये सब छोटा मोटा बात ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए मैं बताया कि आप मान्यता प्राप्त दल से, मतलब राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, आगे मैं दलीय व्यवस्था पढ़ाऊंगा, तो मान्यता प्राप्त दल से यदि चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल से या पंजीकृत दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक का मतलब आम नागरिक, 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। और यहां पर जो है आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इसका चुनाव कहीं से भी आप हैं, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। केवल एक चीज ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना जो है आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि उस दिन मैं आप लोगों को समझाया भी था, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव, बाई इलेक्शन। तो देखिए बाई इलेक्शन होगा, मान लीजिए
कोई व्यक्ति 2 वर्ष के बाद उसका डेथ हो गया, तब मान लीजिए यहां पर 6 माह के भीतर चुनाव होगा, और 6 माह के भीतर चुनाव होगा तो जो बी व्यक्ति आएगा एक ही जगह पर, ये बी व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए होता है, शेष कार्यकाल के लिए होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई मान्यता प्राप्त दल का है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल को मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है, उससे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और मान लीजिए मतदान शुरू होने से पहले, मान लीजिए 8 बजे से मतदान शुरू हो रहा है, तो 8 बजे से पहले यदि आपका डेथ हो जाता है तो कहीं न कहीं चुनाव को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन मतदान यदि शुरू हो गया तब चुनाव कैंसिल नहीं हो सकता है। और यहां पर अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो चुनाव की व्यवस्था है उसमें जो है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आरओ जिसको कहा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है निर्वाचन अधिकारी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन में देखते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, तो एक जो है सीईसी होता है और 2 जो है ओईसी होते हैं। यही लोग निर्णय करते हैं बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति के आधार पर। इसके नीचे सीईओ होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। इसके नीचे आप जानते हैं कि डीईओ होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। इसी को हम लोग जो है आरओ कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि इसके नीचे जो है एआरओ होता है। फिर इसके नीचे जो है जोनल मजिस्ट्रेट होता है। इसके नीचे सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। फिर इसके नीचे जो है पीठासीन अधिकारी होता है। इसके नीचे जो है पोलिंग ऑफिसर होते हैं, P1O, P2O और P3O। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चाहे राज्यसभा, सबका चुनाव जो है केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। केवल पंचायती व्यवस्था और नगर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो यहाँ पर जो ईसी है वो सीईओ की नियुक्ति करता है, और सीईओ का मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का मतलब कि प्रत्येक राज्य में एक बनाया जाता है। और फिर आप देखते हैं कि जो डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, वो सामान्यतः जो है डीएम रहता है लोकसभा के चुनाव में, और उसी को आरओ बना दिया जाता है। फिर उसके नियंत्रण में एआरओ होता है। एआरओ के नियंत्रण में जोनल मजिस्ट्रेट होता है। फिर इसके बाद जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के नीचे जो है पीठासीन अधिकारी होता है। तो पीठासीन अधिकारी जो है एक बूथ का इंचार्ज होता है। जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये जो पीठासीन अधिकारी है वो एक बूथ का इंचार्ज होता है। तो यहां पर देखते हैं कि जो आरओ है वो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। क्यों? क्योंकि आरओ का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जैसे आप देखते हैं कि संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र आरओ के नियंत्रण में कार्य करता है। संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का संचालन कौन करेगा? आरओ करेगा। नामांकन पत्र किसके समक्ष? तो आरओ के समक्ष। नामांकन पत्रों की जांच कौन कराएगा? तो आरओ कराएगा। मतगणना आरओ करवाएगा। चुनाव परिणाम की घोषणा आरओ कराएगा। और जो विजयी उम्मीदवार है उसको प्रमाण पत्र भी आरओ देगा। तो आप देखते हैं कि सामान्य रूप से नामांकन पत्र जांच के बाद जो है 2 दिन का समय नाम वापसी के लिए दिया जाता है। नामांकन पत्र जांच के बाद 2 दिन का समय नाम वापसी के लिए दिया जाता है। और नाम वापसी के बाद चुनाव के पहले जो है 14 दिन का समय प्रचार के लिए दिया जाता है। और चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने के 36 घंटे पहले समाप्त हो जाना चाहिए। यह हमारे यहाँ नियम बनाया गया है। तो सामान्य रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, इसमें जो परिसीमन आयोग है, तो उस परिसीमन आयोग पर मैं जब चुनाव आयोग पढ़ाऊंगा तो मैं व्यापक चर्चा कर दूंगा, क्योंकि फिर आप लोग जो उसमें उलझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद कानून बनाकर परिसीमन आयोग का गठन करती है, डिलिमिटेशन आयोग का गठन करती है। और जानते हैं कि परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य होता है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों की संख्या को बढ़ाना, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या को संतुलित करना, आरक्षित स्थानों का पुनर्निर्धारण करना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सीट की संख्या तो 2026 तक बढ़ेगा नहीं। तो अब ऐसी दशा में हम लोग क्या, जो परिसीमन आयोग अभी बनाया गया था, आगे मैं पढ़ा भी दूंगा, कि 28 फरवरी 2023 को जो है, आप जानते हैं कि असम में विधानसभा की सीटों का परिसीमन करने के लिए एक आयोग बनाया गया। तो आयोग जो बनाया गया, तो आप जानते हैं कि उसमें जो है रंजना प्रकाश देसाई उसके अध्यक्ष। यही परिसीमन आयोग जो है जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हुआ, आसाम हुआ, अरुणाचल हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, इसका परिसीमन कर रहा है। तो लोकसभा, विधानसभा की सीटों का परिसीमन कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इसलिए कि 2002 में जो परिसीमन आयोग बनाया गया था
डॉक्टर कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, उसने यहाँ पर परिसीमन नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर परिसीमन का कार्य शुरू हुआ है। तो यहाँ सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल जो है उसका, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जनसंख्या का जो अनुपात है, सीटों की संख्या को जो बढ़ाना है, ये नहीं किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों को जनसंख्या को संतुलित किया जाएगा, आरक्षित स्थानों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, ये सब कार्य किया जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं। 1952 में पहला बना था, फिर आप देखते होंगे कि 1962 में जो है दूसरा बना था, 1972 में तीसरा बना था, और 2002 में जो है चौथा बना था। तो अभी तक हमारे यहाँ 4 परिसीमन आयोग बनाया जा चुका है। तो देखिए हमारे यहाँ जो है, जिसमें बताया कि अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद कानून बनाकर साधारण बहुमत से डिलिमिटेशन जो एक्ट बनता है, उसी के तहत परिसीमन आयोग बनाया जाता है। और केंद्र सरकार जो है परिसीमन आयोग का गठन करता है। राज्यों को परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार नहीं है, राज्य केवल पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में परिसीमन आयोग बना सकते हैं। और जो हम लोग के यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो है 82 के तहत जो है लोकसभा का परिसीमन होता है, और 170 के तहत जो है विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग के यहाँ जो है, जो राज्यों में परिसीमन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अनुच्छेद 170 आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सीटों को बल्कि एक कॉलम बनाकर लोकसभा की जो सीटें हैं, जो राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं राज्यसभा के बारे में बताऊं। देखिए राज्यसभा जो है, मूल संविधान में राज्यसभा नाम नहीं था, बल्कि काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था। 25 अगस्त 1954 को जो है सभापति की घोषणा द्वारा इसका नाम जो है राज्यसभा किया गया। और जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा जो है वह अमेरिका की तरह समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं, बल्कि देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों में प्रतिनिधि आते हैं। जैसे अमेरिका में सीनेट में जो है, अमेरिका में जो सीनेट है भाई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के बराबर है, और वहां सीनेट जो है राज्यसभा के बराबर है। तो वहां 100 लोग हैं, तो 100 हैं तो 50 राज्यों से जो है 2-2 आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, असमान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि आते हैं। और हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उसका चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आम जो जनता है, तो जनता सीधे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करती है। अब देखते हैं कि चुनाव जो है, जो राष्ट्रपति का चुनाव में पढ़ाया था PRV-DSTV सिस्टम, तो PRV-DSTV सिस्टम से चुनाव किया जाता है। और यहां पर यह ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए उस दिन मैं बताया था कि कोटा निकाला जाता है राज्यसभा के लिए, उस दिन जो फार्मूला बताया था इसी फार्मूले से निकाला जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राज्यसभा में जो है वो 3 सदस्यों का चुनाव होना है, तो n = कितना होगा 3। अब मान लीजिए राज्यसभा में विधानसभा के, भाई n का मतलब क्या, वैध मत का मतलब क्या, विधानसभा के सदस्य मत देंगे तो कैपिटल N राज्यसभा में राजस्थान में कितना हो जाएगा 200। तो कोटा कैसे निकलेगा 200/1 + 1 + 1, इसका मतलब ये हुआ। अब यहां मान लीजिए 3 सीटों का चुनाव होते हैं, 3 लिख दिया, तो 3 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, अब 4 से भाग दे देंगे तो 51 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो लोग 51 वोट पाएंगे वही राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। और यहां पर ध्यान रखना है कि यह स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, तो इसमें जो है 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और इस तरह से राज्यसभा का जब गठन किया गया, इसके बाद पहली और दूसरी बार जो सेवानिवृत्ति हुई वो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हुआ, पर्ची बांट दिया गया और उसी के माध्यम से लोग रिटायर कर गए। और हमारे यहाँ जो है अप्रैल 1952 में पहली बार जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। 13 अप्रैल 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ, और इसकी भी पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। तो आप जानते हैं कि इनका कार्यकाल जैसे मैं बताया कि 6 वर्ष होता है, और उम्र 30 वर्ष है। संसद द्वारा बनाई गई जो अन्य विधियां वो भी लागू होता है। और यहां पर किसी सदस्य का यदि मृत्यु हो जाएगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव होगा, और नया जो व्यक्ति चुन कर आएगा वो शेष अवधि के लिए होगा, जिसकी जगह पर चुन कर आएगा। और राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के लिए जो है 10 विधानसभा के सदस्यों का प्रस्तावक होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त निर्दलीय सबके लिए एक ही नियम है कि 10 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर जो है एक चीज ध्यान रखना है कि मूल संविधान में
राज्यसभा का सदस्य होने के लिए राज्यसभा के निवासी होने की शर्त रखी गई थी, लेकिन 6 अप्रैल 2003 को जो है एक शर्त, इस शर्त को हटा दिया गया कि राज्यसभा के निवासी होना आवश्यक नहीं है। किसी भी राज्य का निवासी कहीं से भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और यहां पर जो है खुले मतदान की व्यवस्था लागू कर दी गई। और जानते हैं कि हमारे यहाँ मूल संविधान में कहा गया था कि अभी भी वो लागू है, 50 लाख जो जनसंख्या है तो 50 लाख पर 5 प्रतिनिधि आएंगे, और 50 लाख से ऊपर जनसंख्या होगा तो प्रत्येक 20 लाख पर 1 प्रतिनिधि आएंगे। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि 1 करोड़ जनसंख्या है किसी राज्य का, तो शुरू का जो 50 लाख है, इस 50 लाख के लिए शुरू का जो 50 लाख है, इस 50 लाख के लिए कितने प्रतिनिधि हो गए? 5। और फिर इसके बाद 20 लाख के लिए 1, फिर 20 लाख के लिए 1। इसका मतलब कि न्यूनतम कितने सदस्य आएंगे? तो 7 सदस्य आएंगे। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कुछ विशेषाधिकार भी है। जिसे पहला विशेषाधिकार 249 है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में जो है राज्य सूची के विषय पर यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से संकल्प पारित कर देती है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से, मतलब 2/3 पहले उपस्थित हो जाए फिर 2/3 पक्ष मतदान करें। तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रीय हित के संदर्भ में यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और एक बार में 1 वर्ष के लिए यह कानून लागू होता है। यदि दोबारा कानून लागू करना है तो पुनः पारित करना पड़ेगा। तो पहला विशेषाधिकार तो यह है। और दूसरा विशेषाधिकार जो है वह 312 के तहत दिया गया है, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए। और उसमें भी कहा गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए संकल्प पारित कर देती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा को प्रारंभ कर सकती है। और तीसरा जो विशेषाधिकार यहां दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में सबसे पहले प्रस्ताव कहां पे आता है? राज्यसभा में आता है और तात्कालिक बहुमत से पारित होता है। तो ये सब थोड़ा सा आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। और यहां पे एक ध्यान रखिए कि एक लिस्ट बना डालिएगा कि कहां पर कितने कितने सदस्य हैं, लोकसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, विधानसभा कितने सदस्य हैं। तो राज्य का नाम लेकर उसका जो है लिस्ट बना लेना है। अब इसमें जो है आज क्लास यहीं पर रखते हैं। और जो भी मैं आज पढ़ाया हूं इसी से संबंधित 15 प्रश्न जो है मैं आप लोग को जो है, हम लोग का क्लास चलता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ये हम लोग का जो क्लास है वो, ये जो क्लास हम लोग का आज ट्यूसडे है ना, तो थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें मैं इसी का 15 क्वेश्चन बनाऊंगा। आप सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और 6:30 बजे पेपर जाएगा। आप लोग पेपर करिएगा, 7 बजे आप लोगों को वीडियो जाएगा। धन्यवाद।